आज के क्लास में हम लोग बेसिस ऑफ केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे और ये आपका बेसिस ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो है। ओके, आज की क्लास में हम लोग मेनली केमिकल इक्वेशन के बारे में सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं और भी केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड बेसिक बातें। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो टाइप का चेंज होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, दैट इज फिजिकल चेंज एंड आपका केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वैसे चेंज को बोलते हैं जिसमें आपको कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा। जैसे कि आपका शेप हो गया, आपका साइज हो गया, आपका हार्डनेस हो गया, आपका स्टेट हो गया, ये सारा कुछ केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है, तो वो चेंज होता है जिसमें आपके दो या दो से ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। ओके, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा इसके प्रॉपर्टीज में भी चेंज होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आपका चेंज होगा। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसके केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होता है, इस वजह से ये केमिकल चेंज है। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपने वाटर को बॉयल किया, तो वाटर बॉयल होने पर वेपर में चेंज होता है। तो यहाँ पर वाटर का फॉर्मूला भी H2O बोलते हैं और वेपर का फॉर्मूला भी H2O बोलते हैं, स्टीम का फॉर्मूला भी H2O ही बोलते हैं। केमिकल कंपोजिशन कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ है। वाटर का स्टेट कैसा था? लिक्विड था, अब वो किस में चेंज हो गया? वेपर में, यानी गैस स्टेट में चेंज हुआ है। तो आप क्या देख रहे हो, कोई न्यू सब्सटेंस आपका नहीं बन रहा है। न्यू सब्सटेंस तो तब न बनता है जब आपका केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो। तो केमिकल कंपोजिशन कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए कोई न्यू सब्सटेंस आपका नहीं बना। केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं है इसमें, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ है। अब लेकिन अगर केमिकल चेंज के एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन आपका एक अलग सब्सटेंस है, ऑक्सीजन आपका एक अलग सब्सटेंस है, ठीक ना। दोनों को हमने बर्न किया तो आपका बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एक न्यू प्रोडक्ट है, न्यू सब्सटेंस है, जिसके प्रॉपर्टीज में भी चेंज होगा। आपका अलग प्रॉपर्टीज होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, क्योंकि केमिकल कॉम्बिनेशन में चेंज है। तो यही केमिकल चेंज आपका केमिकल रिएक्शन को भी इंडिकेट करता है और उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन। तो चलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन समझते हैं। देखिए हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि यहां पे ध्यान से देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, और हमने लिया है HCl, ठीक। यहां पर देखिए, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NaCl और आपका H2O बनेगा, ठीक है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड ये कहलाता है रिएक्टेंट। क्या कहलाता है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के बारे में दो बातें मैं आपको बता दूं, ये ओरिजिनल सब्सटेंसेस होते हैं, ओरिजिनल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ठीक है। इधर जो होता है ये राइट हैंड साइड में, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इसमें दो पॉइंट, ये आपके न्यू सब्सटेंसेस होते हैं, न्यू सब्सटेंसेस होते हैं, और ये आपका कहाँ होता है? राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है ना। केमिकल इक्वेशन में तीन टाइप का इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन और आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने लिखा है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा जिंक क्लोराइड, साथ में आपका जो है बनेगा हाइड्रोजन। क्या बनेगा? हाइड्रोजन, ठीक है ना। जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ वर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर जिंक वर्ड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक वर्ड में लिखा हुआ है, जिंक क्लोराइड वर्ड में है, हाइड्रोजन भी वर्ड में है। दिस इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। ये क्या आपका? वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन।
और याद रखिएगा वर्ड इक्वेशन को कभी हम लोग बैलेंस नहीं करते, नेवर बी बैलेंस्ड, नेवर बी बैलेंस्ड। अब हम इसका केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। देखिए जिंक का सिंबल हो गया Zn, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हो गया HCl, यहाँ पर जिंक क्लोराइड का क्या हो गया ZnCl2, साथ ही साथ आपका जो है हाइड्रोजन का फॉर्मूला हो गया H2, ठीक है ना। ओके, अब देखो ये जो है आपका ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका स्केलेटन इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन वैसे इक्वेशन को बोलते हैं जो बैलेंस नहीं है। अब कैसे चेक करेंगे बैलेंस है कि नहीं, देखिए यहाँ पर जिंक के कितने एटम है, ओनली 1, हाइड्रोजन के कितने एटम है 1, क्लोरीन के कितने हैं 1, जिंक यहाँ तो बैलेंस है, जिंक 1 यहाँ भी 1, जिंक बैलेंस है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, मतलब ये इक्वेशन हमारा बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा स्केलेटन इक्वेशन। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, देखिए ध्यान से, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड प्लस आपका हाइड्रोजन, ठीक है। जिंक के 1 एटम बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, क्लोरीन यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, बैलेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा और क्लोरीन भी आपका बैलेंस हो जाएगा। दिस इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना, ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए जरूरी है ताकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को फॉलो कर सके। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर होता क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर बोलता है कि मैटर को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब केमिकल रिएक्शन होता है तो, ठीक है ना। ओके, और साथ ही साथ अगर इसके दूसरे लैंग्वेज बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर ये भी बोलता है कि आपका टोटल रिएक्टेंट का जो मास है वो टोटल प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो आपका सही है, ठीक ना। तो जरा हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए जरा, अभी मैंने आपको सिखाया, देखिए ध्यान से, जिंक के कितने हो गए 65, इसका चेक करो, देखो हाइड्रोजन के 2 एटम में 2 लिख दिया और क्लोरीन के यहाँ पे 2 एटम है तो 35 × 2 70 हो गया, सबको जोड़ दीजिए, 65 और 2 67, 67 तो 7 और 0 7 हो गया, ओके, एंड 6 और 7 आपका 13 हो जाएगा, सो 137 आ गया, 137 देखिए 5 to 7 और 6 और 7 13 हो गया, 137 ये भी हो गया। अब यहाँ भी चेक कीजिए, यहाँ भी सेम आना चाहिए, देखिए जरा, जिंक का 65 लिख दिया, क्लोरीन का 70 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 आना चाहिए। फिर से देखो 65 पे 2 67 और 70 करने पर कितना आएगा 137 AMU, दोनों सेम आ गया। इस वाले में सेम नहीं आएगा, एक बार चेक कर लीजिए, उसको चेक कीजिए, देखिए 65 प्लस हाइड्रोजन का 1 क्लोरीन का 35, तो देखिए 65 और 5 70 70 30 100 100 और 1 101 आया। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे देखिए 65 प्लस 70 और प्लस का 2 कितना आ रहा है 137 आ रहा है ना। जब ये बैलेंस नहीं था तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा था, जब ये बैलेंस हो गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको फॉलो हो गया, ठीक ना। तो आप ये नोट कर लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। ओके, मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कहीं कहीं मैटर भी लिखा होता है तो मैटर ही लिखता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed during chemical reaction, during chemical reaction, ठीक है ना। ओके, ये होता है, ये लैंग्वेज है। लेकिन अब हम बात करते हैं इसका अदर लैंग्वेज की, तो हमेशा ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट is equal to total number of atoms on product, दोनों इक्वल होता है। या और करके लिख लीजिए, टोटल मास ऑफ
रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ये अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर बोलता है, ठीक ना, ये हो गया। अच्छा, कुछ बेसिक बातें आप नोट कर लीजिए जो केमिकल इक्वेशन बहुत काम का है। जैसे देखिए, इसको आप नोट करके लिखते जाओ। जैसे मान लो कि कहीं पर अगर कोई केमिकल इक्वेशन है ना, वो सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड के लिए हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अगर लिक्विड है तो उसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर गैस है तो उसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर हम लोग अपवार्ड एरो लगाते हैं, इसे बोलते हैं अपवार्ड एरो। अगर ये रिएक्शन में आपको ये दिख रहा है, इसका मतलब ये कोई ना कोई गैस बन रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपका कोई प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट, तो उसको हम लोग या तो पीपीटी से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप जो है इसको डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये इनसॉल्युबल सॉलिड है जो केमिकल रिएक्शन के समय बनता है, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका इक्वेशन में लिखा हुआ एक्वस, एक्वस, तो इसके लिए सिंबल यूज करेंगे एक्यू। एक्वस क्या होता है, जब किसी भी सब्सटेंस को वाटर में आप डालते हो तो उसे जो सॉल्यूशन बना, दैट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद एक आपका होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट के लिए हम लोग यूज करते हैं दिल। ये इसका मतलब क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें एसिड का कंसंट्रेशन कम होता है, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है ना। ओके, तो उसे हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं कॉन्क, कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड, जिसको हम लोग कॉन्क से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन बोलेंगे जिसमें एसिड का जो अमाउंट है, ओके, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, वाटर का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। ओके, अच्छा, ये नोट कर लीजिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए रिवर्सिबिलिटी का सिंबल होगा, तो रिवर्सिबिलिटी का सिंबल कुछ आप इस तरह से दोगे, क्योंकि आप क्या देखोगे, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जो कि रिवर्सिबल होता है, जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया गैस देगा, और अमोनिया को जब वापस हम लोग बनाना चाहें तो अमोनिया से हम वापस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो रिवर्सिबिलिटी का जब सिंबल आएगा तो आप ये यूज करोगे, ठीक है ना, रिवर्स रिएक्शन के लिए। आपके मैक्सिमम जो होते हैं केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं, कुछ ही आपके रिवर्सिबल होता है, ठीक है ना। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक पॉइंट की, जैसे कि आपको कहीं कहीं जो है वो कैटलिस्ट लिखना होता है, कैटलिस्ट, ठीक है ना, या प्रोमोटर आ गया, प्रोमोटर आ गया, ठीक ना, या हीट आ गया, हीट के लिए लोग डेल्टा सिंबल यूज करते हैं, ठीक ना, डेल्टा सिंबल यूज करते हैं। या टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, है ना, इन सबको हम लोग एरो के ऊपर नीचे लिख सकते हैं। कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम करेगा या घटाने का काम कर देगा, लेकिन खुद रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। प्रोमोटर वो सब्सटेंस होता है जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या, कैटलिस्ट आपका स्लो काम कर रहा है तो प्रोमोटर उसको बढ़ा देगा, कैटलिस्ट आपका फास्ट काम कर रहा है तो प्रोमोटर उसको कम कर देगा, है ना, समझ में आया। कोई रिएक्शन आपका फास्ट हो रहा है तो कैटलिस्ट को कम करने की कोशिश करेगा, कोई रिएक्शन स्लो हो रहा है तो कैटलिस्ट के रेट को बढ़ाने का काम करेगा, ये कैटलिस्ट का काम है ना। हीट आपका, अगर केमिकल रिएक्शन में हीट हमको देना पड़ रहा है तो सिंबल हीट देंगे, ठीक है ना। और टेम्परेचर, प्रेशर अगर जरूरत है, क्योंकि आपका केमिकल इक्वेशन ऐसा नहीं है कि आपको बिना कंडीशन लगाए हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ओके, आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर, है ना, पर्टिकुलर कैटलिस्ट, प्रोमोटर, ये सब का आपको जरूरत पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो केमिकल इक्वेशन में आपको डालना पड़ता है, ठीक ना। तो आप जैसे जैसे केमिकल इक्वेशन सीखोगे वो आपका कंप्लीट होता जाएगा। तो हमारा मेन मकसद है आपको समझाना कि केमिकल इक्वेशन को हम ये कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, वो सीखा हमने। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है वो सीखा हमने, ठीक है ना। ओके, केमिकल इक्वेशन की कुछ बेसिक बातें सीखा हमने, ये सारा कुछ हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने क्लियर कर लिया। तो आई होप इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक ना, और आपको समझ में आ गया होगा। मैं पहले आपको बता दूं कि केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। केमिकल इक्वेशन का कुछ कॉन्सेप्ट्स है, ट्रिक नहीं है कि आपका एक ट्रिक लगा ले और सारा केमिकल इक्वेशन आपसे बन जाए। तो आपको प्रोडक्ट कुछ केमिकल इक्वेशन का याद रखना पड़ेगा, कुछ का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अगर एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर देता है, एक कॉन्सेप्ट है, इसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना।
उसी तरह से आप एक एक्टिविटी सीरीज देखोगे, एक्टिविटी सीरीज में आपके कुछ यूजफुल मेटल्स होते हैं, है ना, जो आपका एक ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, रिएक्टिविटी के आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। आपके सबसे टॉप पर जो होता है वो आपका पोटेशियम होता है, जो कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। जो बॉटम में होता है आपका लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, जो कि प्लैटिनम होता है, ठीक ना। और ऊपर से नीचे जैसे जैसे आप आते हो रिएक्टिविटी आपका डिक्रीज होता है, ठीक ना। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिससे आप केमिकल इक्वेशन सीख सकते हो, समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो आप कॉन्सेप्ट क्या सीखो, जैसे आप पढ़ोगे कि एक्टिविटी सीरीज में आपका जो लेड है, ठीक है ना, वो आपका हाइड्रोजन की जस्ट ऊपर है। तो लेड के नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है ना, तो लेड ऑक्साइड देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, ऑक्सीजन देता है। यानी ये समझ में आया कि किसी मेटल के नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो मेटल का ऑक्साइड देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा, ऑक्सीजन गैस देगा, ठीक ना। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी केमिकल इक्वेशन आपका अच्छा हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, कुछ केमिकल इक्वेशन, 5-6 केमिकल इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर लिखना सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं और कैसे बैलेंस करते हैं। ओके, तो चलिए कुछ केमिकल इक्वेशन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखिए ये आपका, मैं एक बार वर्ड इक्वेशन, एक बार स्केलेटन इक्वेशन, एक बार बैलेंस लिखूंगा, ठीक ना। कुछ का करूंगा, देखिए जैसे कि लिखा हुआ है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ठीक है ना। ओके, यहां पर इसको क्या किया गया, हीट किया गया, तो आपको क्या देता है, लेड मोनोक्साइड देता है। क्या देता है, मोनोक्साइड। साथ में क्या देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और आपका क्या देगा, ऑक्सीजन। क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, ठीक है ना। ओके, तो देखिए लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का उल्टा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने हीट दिया तो हीट को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देंगे। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbO होता है, इसको लेड मोनोक्साइड पढ़ेंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2 होता है और इसका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अब आप क्या नोटिस कीजिएगा, ये आपका वर्ड इक्वेशन है, ये आपका स्केलेटन इक्वेशन है, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस क्यों नहीं है, इसको चेक करेंगे। देखिए लेड के यहाँ 1 एटम, यहाँ पे भी लेड 1 एटम, नाइट्रोजन यहाँ पे 2, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 ही है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 2 6 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 2 4 1 5 है। यानी कि आपका ऑक्सीजन नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। आप अगर यहाँ पे 2 लगा देते हो और यहाँ भी आप 2 लगा देते हो तो आपका लेड बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन देखिए 2 2 4 हो जाएगा, देखो ये 2 और ये 2 मिलकर 4 हो गया, तो यहाँ पे आपको कितना लगाना पड़ेगा, 4, तो नाइट्रोजन भी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन के बाद देखिए 3 2 6 हो गया, 6 2 12 हो गया, तो देखो 2 यहाँ है, 4 2 8 यहाँ, 8 2 10 ऑक्सीजन हो गया और ये 2 आपका बैलेंस हो गया, ठीक है ना। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 मेथड यूज करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड और पार्शियल इक्वेशन मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड ही सबसे आपका काम का है, पार्शियल इक्वेशन आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक ना। आपका पार्शियल इक्वेशन के बारे में यही बताया गया कि 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स में बनते हैं और फिर उसको हम लोग जो स्किप हो सकते हैं उसको स्किप करते हैं, बाकी को हम लोग लिख देते हैं सॉल्व करके, ठीक ना। ओके, तो पार्शियल इक्वेशन आपको नहीं ज्यादा करना होता है, ज्यादा आपको करना होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। तो ये जो मेथड हमने लगाया इसका नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, सिंपली चेक करते हैं कि कौन कौन से आपके एटम्स हैं, कितने कितने एटम्स हैं, किसमें कितना कम है, और उसके अनुसार अपना दिमाग लगाते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना बहुत आसान है, आपका मेन चीज होता है प्रोडक्ट लिखना। तो प्रोडक्ट लिखने के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। आपको जो है कॉन्सेप्ट के साथ जो है प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए, तभी आप केमिकल इक्वेशन अच्छा से कमांड कर सकते हो। और ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा जो है ये नहीं हम बोल सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है, नहीं, आपके लिमिटेड ही है, ठीक ना। आपको मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन आप धीरे धीरे क्या देखोगे कि जब केमिकल इक्वेशन आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे केमिकल इक्वेशन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको वो फिर अलग से याद नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ, मान लीजिए कि आप जो है हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और वाटर चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन चैप्टर में भी हाइड्रोजन का जब इक्वेशन लिखोगे तो हाइड्रोजन से रिलेटेड जो केमिकल इक्वेशन बनेगा सेम आपका वाटर में रिपीट होने लगेगा। अगर हम बात करते हैं अमोनिया का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब चैप्टर पढ़ोगे उसमें जो केमिकल इक्वेशन आएगा, कुछ केमिकल इक्वेशन आपका जो है अमोनिया में रिपीट होने लगेगा। तो इससे क्या हो गया, अगर आपने हाइड्रोजन क्लोराइड चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो उसके केमिकल अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो अमोनिया वाले में आपको कम प्रैक्टिस करना पड़ेगा,
समझ में आ रहा है? ठीक ना? तो केमिकल इक्वेशन अनलिमिटेड नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड 10 तक तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से केमिकल इक्वेशन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने बताया, और भी 3-4 एग्जाम्पल हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो है वो आपका बैलेंस कैसे होता है। जैसे देखिए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, Fe2O3 plus CO gives Fe plus CO2। देखिए इसको कैसे बैलेंस करेंगे, Fe2O3 plus CO Fe plus CO2 दिया, ठीक है ना? आयरन के यहाँ पे कितने एटम है? 2, यहाँ पर एक ही है। ऑक्सीजन काउंट करो, 3 और 1 4 है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 2 है। कार्बन यहाँ पे देखो कितना है? कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है। अब मान लो यहाँ पे 2 तो यहाँ मैं 2 लगा देता हूँ, दिमाग में सोचना है, 2 यहाँ लगा दिया तो आयरन बैलेंस हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, कार्बन तो एक ही है, कार्बन भी बैलेंस हो गया, यानी आयरन कार्बन बैलेंस हो जाएगा 2 लगाने से, ठीक ना? ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है 3, यहाँ पे 1 4 है, यहाँ पे आपका 2 ही है, ठीक है? अब क्या करें? अब तुम्हारा नहीं बनेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, आप यहाँ पे 3 लगाओ, तो देखो यहाँ पे 3 जैसे ही लगाओगे, यहाँ पे भी आप क्या लगा दोगे? 3 लगा दोगे। सो 3 कार्बन 3 कार्बन, 3 और 3 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। और आयरन देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बस 2 लगा दीजिए, आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। ओके, एक एग्जांपल हम देखते, देखिए जैसे जिंक है और आपका नाइट्रिक एसिड है, तो यहाँ पर देगा जिंक नाइट्रेट ZnO3 का होल 2, साथ में H2O और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देगा। अब आप इसको बैलेंस कीजिए, देखिए जिंक बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1, हाइड्रोजन देखो 2 यहाँ पर है, बस 2 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 और 1 3 है। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9 हो गया। तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब दिमाग में चलता है कि जिंक तो सर हमारा बैलेंस है, नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है 3 है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ तो हमारा हाइड्रोजन बेकार हो जाएगा, यहाँ 3 लगाने से हाइड्रोजन 3 नहीं होगा। अब आप और सोचो, यहाँ पर मैं अगर सपोज 4 लगाता हूँ, ठीक है, तो नाइट्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो, ये बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया ना? जिंक बैलेंस है, हाइड्रोजन देखिए 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। नाइट्रोजन 4 देखिए, यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे देखिए 2 4 हो गया। ऑक्सीजन चेक देखिए, 4 3 जा 12 है, इसको देखो 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 8 और 4 कितना होता है? 12 होता है। सो ये आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया, ठीक है ना? इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए एक रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन, रिएक्शन की कमी नहीं है। NO2 प्लस H2O, HNO2 और प्लस HNO3। अब जैसे देखिए ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी एसिडिक ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ क्या कराते हो, रिएक्ट कराते हो, तो आपका जो है कोई ना कोई एसिड बनता है। इसमें क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, तो यहाँ पे 2 एसिड बना, ये है नाइट्रिक एसिड और ये नाइट्रस एसिड, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर N2O5 होता और वाटर होता तो सीधे हम लोग नाइट्रिक एसिड लिख सकते थे, ठीक है ना? अब इसको हम लोग मेन बैलेंस करना सीखेंगे, कैसे बैलेंस करना है। तो देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 1 2 है, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन बैलेंस है। नाइट्रोजन बैलेंस नहीं, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 है, 1 3, यहाँ पे 2 और 3 5 है। तो क्या करें कि हमारा बैलेंस हो जाए? तो देखिए बैलेंस करने के लिए हम लोग सबसे पहले नाइट्रोजन को चेक करेंगे। तो नाइट्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, सपोज दैट 2 लगा देता हूं, तो नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन आपका 3 2 5 है, ठीक ना? उससे काम नहीं चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लगाता हूँ, सपोज दैट मैं 4 लगाता हूँ, तो आपका देखिए अभी हाइड्रोजन बैलेंस है ना, हाइड्रोजन बैलेंस है, ठीक है ना? और नाइट्रोजन आपका बैलेंस है क्या? नाइट्रोजन आपका बैलेंस नहीं है। तो नाइट्रोजन मैंने यहाँ 4 लगाया, यहाँ पे मैंने आपका 2 यहाँ लगा दूं और 2 यहाँ लगा दूं, तो नाइट्रोजन आपका बैलेंस हो गया। देखो 4 नाइट्रोजन, 2 और 2 4 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन देखिए 4 2 जा 8 है,
और 1 9 है। हाइड्रोजन देखिए 2 यहाँ, तो यहाँ मैं अगर 2 लगा दूँ तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन चेक कर लो, ऑक्सीजन देखो 4 2 जा 8, 8 2 10, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। सो ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। जरा चेक कर लीजिए, नाइट्रोजन 4 2 और 2 4 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन देखिए 4 2 जा 8, 8 2 10, ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 6 और 4 10। और हाइड्रोजन देखिए 2 2 जा 4, 2 इधर 2 इधर, आपका बैलेंस हो गया। ओके, इसको नोट कर। एक बहुत ही बेहतरीन केमिकल इक्वेशन है, K2Cr2O7 प्लस HCl क्या देगा आपको, KCl देगा, CrCl3 देगा, साथ ही साथ आपको जो है वाटर देगा और क्लोरीन देगा। ठीक है ना, K2Cr2O7 दिया, HCl दिया, KCl, CrCl3 और H2 और Cl2 दिया। ठीक है ना। ओके, अब हम सीखेंगे इसको कैसे बैलेंस करते हैं। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, पोटेशियम कितना है, 2 है। ठीक है ना, K2Cr2O7, K2Cr2O7 प्लस HCl, KCl, CrCl3, H2O एंड Cl2, इसको पढ़ते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पोटेशियम क्लोराइड, ये क्रोमियम ट्राइक्लोराइड या सिंपली क्रोमियम क्लोराइड भी पढ़ सकते हैं। वाटर एंड क्लोरीन है। ठीक है ना, बैलेंस कैसे करेंगे वो सीखते हैं। देखिए ध्यान से, पोटेशियम के कितने एटम है, 2 है। यहाँ पे कितने हैं, 1 है, पोटेशियम बैलेंस नहीं है। क्रोमियम देखिए 2, यहाँ पे क्रोमियम 1, बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन 7, यहाँ पर ऑक्सीजन देखो केवल 1 ही है, बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन आपका 2, बैलेंस नहीं है। क्लोरीन 1, क्लोरीन आपका यहाँ पे देखिए 3 और 1 4 और 4 और 2 7 है, बैलेंस नहीं है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको तरीका सिखाता हूँ। तरीका क्या, बहुत सिंपल तरीका, आप उस एटम को खोजो जिसमें सबसे ज्यादा एटम है, नंबर ऑफ एटम है, उस एलिमेंट को खोजो जिसमें सबसे ज्यादा एटम है। जैसे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 7, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, केवल 1। आप यहीं से शुरू कीजिए, है ना। ये मेरा अपना तरीका है, और कुछ भी और हो सकता है। हिट एंड ट्रायल है, आप अपना दिमाग भी लगा सकते हो, बस आपको बैलेंस करना आना चाहिए। हिट एंड ट्रायल है, ठीक ना। तो मैंने दिमाग लगाया, अगर 7 है यहाँ पे, 7 ऑक्सीजन करके रिस्क लेते हैं, हो गया। अब वहां पर 7 2 जब 14 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ मुझे कितना लगाना पड़ेगा, 14 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया आपका, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं पोटेशियम की, यहाँ पोटेशियम 2 है, यहाँ पोटेशियम कितना हो गया, 2 हो गया। क्रोमियम 2 है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, क्रोमियम भी 2 हो जाएगा। अब बचा आपका सिर्फ क्लोरीन, क्लोरीन टोटल यहाँ कितना हो गया, 14 हो गया। यहाँ पे देखिए क्लोरीन है 2, यहाँ 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। और यहाँ पे आपका 2 है, तो यहाँ पर अगर मैं 3 लगा दूँ तो 3 2 जा कितना, 6 हो जाएगा। सो आपका कितना हो जाएगा, 14 क्लोरीन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा बैलेंस हो गया। फिर से देख लीजिए, पोटेशियम 2, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन 7 2 जा 14, क्लोरीन 14, 2 और 3 2 जा 6 और 2 8, 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। सो इस तरह से आपका ये बैलेंस हो गया। इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका बेसिक केमिस्ट्री का लास्ट क्लास था। तो केमिस्ट्री का जितना भी बेसिक बातें होता है मैंने सारा आपको बता दिया। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि इन 5 पार्ट्स में हम लोगों ने बेसिक केमिस्ट्री में क्या क्या सीखा। सबसे पहले मैंने आपको एलिमेंट के बारे में बताया, है ना, कि एलिमेंट का सिंबल क्या क्या होता है ना। बहुत सारे डिटेल बताया, बहुत सारे यूजफुल एलिमेंट बताया, उसका लैटिन नेम बताया। फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर बताया, एटॉमिक मास बताया, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस शेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के डिस्कवरर कौन थे, उसका चार्ज कितना होता है, उसका मास कितना होता है ना, उसका नेचर क्या है, सारा कुछ मैंने बताया। इसके बाद हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालना सीखा, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखा अच्छे से, डिटेल में सब कुछ, है ना। 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आपको मैंने यूजफुल जो है आपके ग्रुप कैसे निकालते हैं, पीरियड कैसे निकालते हैं, ये सब भी बताया था। मेटल का स्टेट भी बताया, मतलब कि आपके एलिमेंट का स्टेट भी बताया मैंने, है ना। ये सारा कुछ मैंने आपको बताया है अच्छे से,
है ना, 1 से लेकर 20 के बीच में कौन सा मेटल्स है, कौन सा नॉन मेटल्स है, कौन सा मेटलॉइड है, कौन सा इनर्ट गैस है, ये सारा कुछ मैंने आपको डिटेल बताया है। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में यानी कि आज के क्लास में हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन सीखा, बट उससे पहले हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है ना, एटॉमिसिटी कैसे निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ये सारा कुछ सीखा था। और आज की क्लास में हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं, कितने टाइप के केमिकल इक्वेशन होते हैं, ये केमिकल इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक है ना। और आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या होता है, ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, ये सभी बातें हमने सीखा। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि केमिकल इक्वेशन जो है सिर्फ उसी प्रैक्टिस से आपको आएगा, कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको काम आएगा, बाकी सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा प्रैक्टिस से। आपके अनलिमिटेड केमिकल इक्वेशन नहीं है जिसके लिए आपको इतना चिंता की बात है। आप स्टैंडर्ड 10 तक आराम से केमिकल इक्वेशन प्रैक्टिस कीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक ना। ओके, कोई ऐसा ट्रिक नहीं है केमिकल इक्वेशन में जो मैं आपको बता दूं और आपका उसी से बन जाए, नहीं। आपके कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन जिसको समझना होता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं केमिकल इक्वेशन उसको समझना होता है, तो फिर आप केमिकल इक्वेशन कर सकते हो। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आसान है, मेन उसका प्रोडक्ट लिखना। तो प्रोडक्ट लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो है आपको जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, कुछ को याद करना पड़ेगा, ठीक ना। तो आई होप कि ये बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप जो है इसको अच्छे से देखिए, समझिए, ये आपको हमेशा काम आने वाला है। ये स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 10 तक के सभी बच्चों के लिए यूजफुल है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।